हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, कि बेसिकली केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसके बारे में इफेक्टिव डिमांड बेसिक्स डिस्कस किए थे अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। जॉन मेनार्ड कीज जिन्होंने ये थ्योरी दी है, जिन्होंने न्यू क्लासिकल थ्योरी दी है या बेसिकली जिन्होंने न्यू थ्योरी दी है एम्प्लॉयमेंट की, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या होता है। आज हम बात करेंगे उसी के आगे कि क्लासिकल थ्योरी और नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या अंतर होता है। मतलब कुछ तो डिफरेंस होता ही है, तो उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि व्हाट एक्चुअली डिफरेंस अराइजेस बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ये डिफरेंसेस बहुत माइन्यूट होते हैं, तो हम उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी और कीन्स की थ्योरी। इन्होंने भी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कही थी, इन्होंने भी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कही थी, बट फर्क था, इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ लेस एम्प्लॉयमेंट को भी फोकस किया था। इन्होंने कहा था लेस एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है रेशियो, और फुल एम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम होता है। केन्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो है, यानी कि वो सिचुएशन जब सारे रिसोर्सेज हर चीज़ 100% तरीके से यूज होती हैं, पूरी तरह से उनका इस्तेमाल होता है, बट ये स्पेशल केसेस में होता है। कैसे केसेस में होता है? कुछ कंडीशंस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेज कट। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने वेज कट की पॉलिसी को फेवर किया। उन्होंने कहा था कि अगर लेबर्स का वेज काटा जाए तो उससे बेरोजगारी की प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेजेस कट होंगे तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट को हम रोक सकते हैं, यानी कि ज़्यादा वेजेस बढ़ेंगे नहीं, इसकी वजह से ज़्यादा महंगाई नहीं होगी, फिर एक समय बाद अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, डिमांड एक्सीड नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मतलब जो उन्होंने फ्लक्चुएशन उसको रोकने के लिए कहा कि अगर हम वेज कट कर दें, यानी कि कॉस्ट को कम कर कंट्रोल पर रखें, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्लासिकल का मानना था। ठीक है, बट ये जो थे कीन्स ने, इन्होंने पूरी तरह से वेज कट का खंडन किया था, यानी कि इनके अकॉर्डिंग वेज कट पॉलिसी पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट, या कह सकते हैं गलत थी। नेक्स्ट है सेविंग्स। क्लासिकल जो थ्योरी थी उसमें सेविंग्स और कैपिटल फॉर्मेशन, ये सेविंग्स के बहुत समर्थन थे में थे। मैंने कहा था कि सेविंग्स बहुत होनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेविंग्स से देश में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और देश में प्रोडक्शन की एक्टिविटीज बढ़ती है। कीन्स का मानना था कि नहीं, सेविंग्स नहीं, उन्होंने कहा स्पेंडिंग। स्पेंडिंग यानी कि खर्चा। सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं होगा, अगर आप खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर वही चीज़ है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इनकी बात सेविंग्स के अगेंस्ट में थे, ये कंजम्पशन के फेवर में थे। नेक्स्ट है ट्रेड साइकिल। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने प्रॉपर बिजनेस साइकिल, जिसको हम ट्रेड साइकिल कहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट दिया, यानी कि क्लियर नहीं किया, बट इन्होंने बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल को बहुत ही कायदे से समझा कि एक बिजनेस शुरू कैसे होता है, कैसे उसमें खर्चा होता है, कैसे सेविंग्स होती हैं, उससे कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं। पूरा फेज इन्होंने साइकिल का बड़े अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से समझा है। नेक्स्ट मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो का मतलब होता है बिग, लार्ज। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो था वो मैक्रो माइक्रो मैक्रो लेवल को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। उन्होंने बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है अप्रोच है, देखिए लिखा भी है, द क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस। माइक्रो, स्मॉल, माइक्रो का मतलब भी क्या होता है? स्मॉल होता है। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं क्लासिकल और केन्सियन के बीच में। इन्होंने माइक्रो के बारे में बताया कि ये माइक्रो कॉन्सेप्ट है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बट जो कीन्स से उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है वो क्या है? मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज, बिग। तो ये भी एक डिफरेंस था। इन्होंने स्मॉल लेवल पे अंडरस्टैंड किया, करवाया था कि स्मॉल लेवल पे समझा और समझाया था, इनका का कॉन्सेप्ट ही बड़ा था, तो इन्होंने बड़े लेवल पे समझाया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कि आप किस तरह से, यानी कि अगर हम बात करें इसमें, तो किस तरह से हम और अंतर कर सकते हैं क्लासिकल और न्यू क्लासिकल बीच में। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा मॉनेटरी थ्योरी का पॉइंट था। बीच में आई थिंक कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पेज आगे नहीं बढ़ पाया था, बट अभी मुड़ गया, पेज शिफ्ट हो चुका है आगे की तरफ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, मॉनेटरी थ्योरी।
5 पॉइंट्स हमने अभी डिफरेंस पढ़ा। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी थ्योरी। द क्लासिकल आर्टिफिशियली एक्सप्रेसेस द मॉनेटरी थ्योरी फ्रॉम द वैल्यू थ्योरी। कीन्स ऑन द अदर हैंड इंटीग्रेटेड मॉनेटरी थ्योरी एंड वैल्यू थ्योरी। यानी कि क्लासिकल थ्योरी में जो बात की थी पुराने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी के बेसिस पे बात कही थी। बट यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उन्होंने कह सकते हैं क्लासिकल को वैल्यू की थ्योरी से अलग कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ मॉनेटरी ही मेन, पैसों से रिलेटेड थ्योरी ही जरूरी है। बट कीन्स ने पैसों की थ्योरी को यानी कि मॉनेटरी थ्योरी को और वैल्यू थ्योरी दोनों को जोड़ा आपस में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सारा खेल रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, जो कि बात सही भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे चीजें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा है, रिगार्डेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना व्हिच इज अप टू द मार्क, जो कि बात अभी भी कह सकते हैं एकदम लाजमी है और जो बात अभी भी प्रूव की जा सकती है कि हाँ भाई, एज ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एनी इन्वेस्टमेंट सेविंग कैन बी डन। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंसेस थे क्लासिकल थ्योरी और केन्सियन थ्योरी के बीच में, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर केन्सियन थ्योरी। अब देखो, इसको समझने के लिए इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसको हम थोड़ा सा चाहें तो इलेबोरेट कर लें तो इजी रहेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे पेज, हाँ, तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। केन्सियन थ्योरी को जो बेसिकली डिवाइड किया गया वो 3 पार्ट में, सी यानी कंजम्पशन, आई यानी इन्वेस्टमेंट, जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन, कंजम्पशन में पहला बताया है मनी इनकम। मनी इनकम का मतलब इनकम जो अर्न करते हैं मनी के फॉर्म में। दूसरा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एपीसी और एनपीसी। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जब इनकम से कंजम्पशन को डिवाइड कर देते हैं। वाई का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वाई का मतलब होता है इनकम और सी का मतलब होता है कंजम्पशन। तो एपीसी बेसिकली रेशियो होता है किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में। दूसरा टाइप ये हो गया इसका पहला टाइप। सेकेंड टाइप इसका होता है एमपीसी। एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि मार्जिनल का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, चेंज। तो जब इनकम में चेंज होने की वजह से आप पे कंजम्पशन में चेंज होगा, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगा। ये जो परसेंटेज जो होता है चेंज का, यही आपका कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसलिए एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई और एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। देखो फुल फॉर्म वही लिखा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो ये पहला आपका पार्ट हो गया केन्सियन थ्योरी का। सेकेंड इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम कितना पैसा जो सेविंग हमने की है उसको कितना हम अलग जगह पर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों, ताकि हमें प्रॉफिट हो। इसीलिए तो हम पैसा लगाते हैं और बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एम ई सी और आर ओ आई। आर ओ आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। एम ई सी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल जो लगा रहे हैं, पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फिक्स एसेट्स में या किसी भी बेनिफिट चीज़ों में, या जो चीज़ हमें बेनिफिट देती हैं, उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसको भी 2 पॉइंट से समझ सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स और सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कि कितना हमें रिटर्न कितना मिलेगा, यानी कितना हमें, कितने अंदाजन एस्टिमेटेड रिटर्न हमें कितना मिलेगा जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। इन शॉर्ट प्रॉफिट से रिलेटेड बात हो रही है। और प्रॉफिट किस बेसिस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। 10%, 20%, 30%, जितना बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखो इसमें एक्सपेक्टेशन की जो बात की गई है, वहां पे बोला भी गया शॉर्ट रन या लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब, रन का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रन का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, होता है टाइम पीरियड। तो शॉर्ट रन मतलब कम समय के लिए, लॉन्ग रन मतलब लंबे समय के लिए। और दूसरा होता है आपका क्या,
सप्लाई प्राइस का मतलब किस प्राइस पे सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वो चीज जिसके बेसिस पर हमें रिटर्न पता चलता है कि हमारा रिटर्न, अभी मैंने बताया कि कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सप्लाई ऑफ मनी। हमारे देश में मनी की सप्लाई कौन करता है? आरबीआई हमारे देश में मनी की सप्लाई करता है। तो आरबीआई कितनी मनी सप्लाई कर रहा है देश में? वो हो गया आपका सप्लाई ऑफ मनी, या मनी सप्लाई भी कह सकते हैं, जिसको शॉर्ट में हम एसएम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी का मतलब जिसको एलपी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। मैंने बताया भी था फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग को जब थ्योरी पढ़ाई थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि किसने दी थी? जे एम कीन्स ने दी थी, जिन्होंने ये कीन्सन थ्योरी भी दी है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने ही स्टार्टिंग में बताया था कि लोग पैसा अपने पास क्यों रखते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और अपने पैसे को वो लोगों को क्यों देते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की थी, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब पैसे की डिमांड से है कि लोग पैसे की डिमांड क्यों करते हैं। तो देखो तीन कारण होते हैं पैसे की डिमांड करने के। पहला होता है ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन अपने पास पैसे रखता है, क्यों रखता है? क्योंकि उसको रोजमर्रा के लेन देन के काम करने होते हैं, ठीक है। अपना डेयरी का सामान लाना है, सब्जी लानी है, फल लाने हैं, वगैरह वगैरह। तो रोजमर्रा के जो ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं उसके लिए ट्रांजेक्शन मोटिव ऑफ पैसे की जरूरत होती है। दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू मेक डिमांड फॉर मनी। सेकंड है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव की अगर हम बात करें तो प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होता है कि हम सिर्फ पैसा खर्च नहीं करते हैं, कुछ पैसे को बचा के भी रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं भाई? क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपको घर फ्यूचर में शादी के लिए करानी है, घर में अपने बच्चों की एजुकेशन बच्चों के लिए चाहिए, या आपको नया घर लेना है, या नई गाड़ी लेनी है, या हेल्थ के लिए रखना है। तो कहने का मतलब है जब हम सारा पैसा खर्च ना करके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा रखते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल योर प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये बहुत ही टेक्निकल होते हैं। जब हम जानबूझ के, या हम कह सकते हैं बायस्ड होके, ठीक है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने के चक्कर में, यानी कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पैसों की धांधली करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव मोटिव। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है तो जिस इंसान को पैसा रिलीज करना है मार्केट में, वो रिलीज नहीं करता है। वो वेट करता है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तब वो लोगों को पैसा दे, ताकि उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ठीक है। और जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चल रहा होता है तब लोगों को ज़्यादा पैसा देता है, जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है तो वो लोगों को कम पैसा देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो ये केन्सियन थ्योरी में नेटशल में इन्होंने इन सारी चीज़ों को समझाया था कि तीन चीज़ें होती हैं, सी फॉर कंजम्पशन, दैट आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में तीसरा जो पार्ट है बहुत ही शॉर्ट में उसको ऑटोनोमस वर्ड लिखा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब वो अपने जो खर्चे करती है वो अपने अनुसार करती है, इसलिए वर्ड यूज किया ऑटोनोमस, ठीक है। तो गवर्नमेंट वही जो लोगों पे पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो सरकार पब्लिक पे खर्चा करती है पब्लिक के जरूरत को पूरा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सी प्लस आई प्लस जी ये केन्सन की थ्योरी में दिया गया। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वीडियो लेक्चर में बात भी की थी, इफेक्टिव डिमांड की यहाँ पर बात की गई है, विच स्टैंड्स फॉर एएसएफ अपॉन एडीएफ। एएसएफ का मतलब एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, एडीएफ का मतलब एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो कि एग्जाम में आता है, दैट इज केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि एग्जाम में बहुत ही जरूरी है और 90% है चांसेस कि आएगा ही आएगा। तो ये पूरा होता है। अगर हम क्विकली एकदम इसको समराइज कर लें तो बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम इसको समराइज कर सकते हैं, दैट इज हमने केन्सियन थ्योरी की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि केन्सियन थ्योरी में हमने शुरू में पढ़ा था कि व्हाट इज केन्सियन थ्योरी। केन्सियन थ्योरी जो होती है वो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड पे बेस्ड होती है, जिसमें बताया गया था इफेक्टिव डिमांड के बारे में। इफेक्टिव डिमांड का मतलब देश में ओवरऑल जो डिमांड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, इसको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ था। देखो नीचे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सी प्लस आई प्लस जी। सी का मतलब लोग कितना खर्चा अपनी जरूरत पूरा करने पे कर रहे हैं,
आय मतलब लोग खर्च करने के अलावा कितना पैसा बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो। जी, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि सरकार कितना खर्चा कर रही है लोगों के बेनिफिट के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, इसमें पढ़ा था नेक्स्ट की पूरा कि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। तो इफेक्टिव डिमांड वो होता है जब देश की नेशनल इनकम, यानी कि देश में जितनी इनकम है और देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिकली बराबर होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इफेक्टिव डिमांड के पॉइंट, जिसमें हमने डायग्राम पढ़ा था और डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये पाया था कि जब डिमांड में चेंजेस होते हैं, यानी कि सी प्लस आई से सी प्लस आई प्लस जी होता है, तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होता है E1 से E2 और इनकम में भी चेंज होता है Y1 से Y2। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज डिमांड इंक्रीज हो रही है और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से चीज़ें होती हैं और दैट इज व्हाट वी कॉल इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड को हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था। फिर आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कि केन्सियन थ्योरी क्लासिकल थ्योरी में क्या अंतर है। फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि दोनों ने ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे बात कही थी, कीन्स ने भी और क्या कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स से भी। बट जो पुराने थे उन्होंने लेस एम्प्लॉयमेंट को भी कंसिडर किया था फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ, और कीन्स ने फुल एम्प्लॉयमेंट को स्पेशल केसेस में तवज्जो दी थी, बताया था। वेज कट के लिए पुराने इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ज़रूरी है तभी हम बेरोजगारी कम कर सकते हैं, बट कीन्स ने कहा नहीं, वेज कट कोई सोल्यूशन नहीं है, उन्होंने बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया था। सेविंग की बात करें तो जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे जिनकी पुरानी थ्योरी थी उन्होंने सेविंग्स पे बहुत फोकस किया था, उनका सेविंग बहुत ज़रूरी है। बट जो कीन्स थे उन्होंने कहा था नहीं, आप खर्चा करेंगे कंजम्पशन करेंगे तो आपके देश की कंडीशन ठीक होगी और बेरोजगारी दूर होगी। ट्रेड साइकिल की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ट्रेड साइकिल को बहुत ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके बजाय कीन्स ने साइकिल यानी कि बिजनेस साइकिल्स को ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैक्रो एनालिसिस, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने माइक्रो लेवल पे समझाया था प्रॉब्लम्स को, बट जो कीन्स थे उन्होंने मैक्रो लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पे समझाया। ठीक है। फिर आते हैं मॉनेटरी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सिर्फ मॉनेटरी थ्योरी यानी कि पैसों से रिलेटेड थ्योरी पे फोकस किया, जबकि कीन्स ने मॉनेटरी को साथ साथ वैल्यू थ्योरी को भी लिया और कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रियल हीरो और उसी के बेसिस पे सारा इन्वेस्टमेंट लेवल होता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने आज बात की डायग्राम की। डायग्राम पढ़ा जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सी प्लस आई प्लस जी। सी प्लस आई प्लस जी का मतलब यहाँ पर है, सी प्लस आई प्लस जी का यहाँ पर मतलब है, सी मतलब कंजम्पशन, कितना लोग खर्च कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, कितना लोग पैसा लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। और जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार लोगों की भलाई के लिए कितना पैसा लगाती है। सी में हमने पढ़ा मनी इनकम, यानी कि इनकम जो अर्न करते हैं और उस अर्न इनकम को हम किस तरह से कंज्यूम करते हैं। दूसरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है एपीसी और एमपीसी, यानी कि इसको कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। जब इनकम को कंजम्पशन से डिवाइड करते हैं तो आता है एपीसी, जब एमपीसी का मतलब जब चेंज इन इनकम को चेंज इन कंजम्पशन से डिवाइड करते हैं। एम का मतलब इकोनॉमिक्स होता है मार्जिनल, और मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज। एमपीसी सब्जेक्टिव नेचर का होता है, एपीसी ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। फिर बात की हमने इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमने पढ़ा 2 पार्ट्स होते हैं, एमईसी और आरओआई। एमईसी मतलब मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम ज़्यादा अच्छा रिटर्न लें। ये भी 2 पॉइंट में होता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स और सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स का मतलब कितना एक्सपेक्टेड है कि हम इस पे इतना कमा सकते हैं और इतना फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए 2 टाइम पीरियड में डिवाइडेड है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग रन का मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा पार्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एलिमेंट होता है कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी। हमारे देश में पैसों की सप्लाई कौन करता है, सेंट्रल बैंक क्या लिखा है, आरबीआई। देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कितना पैसा सप्लाई करना है वो हाथों में होता है आरबीआई की, क्योंकि करेंसी नोट्स आरबीआई इशू करता है। और दूसरा है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी की बात करें तो लोग पैसों की कितनी डिमांड करते हैं, वाई पीपल एक्चुअली डिमांड फॉर मनी, उसको हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रांजैक्शन मोटिव कि लोग रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसों की डिमांड करते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव कि लोग अपने पास कुछ पैसा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रखते हैं, खर्च करने के अलावा भी पैसा कुछ लोग अपने पास बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। एंड तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या हालत है उसको ध्यान में रखते हुए लोग पैसों की डीलिंग करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा देंगे लोगों को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, पैसा नहीं देंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट कम होगा।
एंड लास्ट पार्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्चा करती है क्योंकि वो लोगों से टैक्स लेती है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पूरा केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया, पढ़ा। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नोट्स वोट्स आपके पास सब कुछ है, वीडियो लेक्चर देखिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखिए, वीडियो लेक्चर के यही फायदे होते हैं। ठीक है, और बस अपना सब ध्यान रखें, कोरोना का टाइम है ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी बना के रखें और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी साथ में करते रहें। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखें, बी सेफ, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।